अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 11th आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। वैसे तो इस चैप्टर में हमने फ्रॉग को इन डिटेल में पढ़ना है, बट स्टिल आपको कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ें ऐसी हैं जो पता होनी चाहिए फॉर कि आपको फ्रॉग अच्छी तरह से समझ आए। सबसे पहली चीज़, हम लोग बहुत देर से पढ़ रहे हैं कि वी हैव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड वी हैव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखो, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें एक ही सेल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन या जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उनको करने में सक्षम होता है। ये सारी एक्टिविटीज़ एक सिंगल सेल ही परफॉर्म कर लेता है। लेकिन जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो इनकी बॉडी काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाती है और इनकी बॉडी में डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो ये एक पर्टिकुलर काम करेंगे। तो वी हैव यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूं तो आपके पास एग्जांपल है अमीबा। अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं बच्चे, तो उसमें भी वेरिएशन है। कैसी वेरिएशन? देखो, जैसे मैं हाइड्रा की बात कर रही हूँ तो इसकी बॉडी के सेल्स और जैसे ह्यूमन बॉडी है, इनकी बॉडी के सेल्स दोनों में डिफरेंस है हम दोनों मल्टी सेलुलर। उनकी बॉडी में कुछ कम सेल्स होंगे, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा सेल्स होंगे। बट एक चीज़ जो हम दोनों में कॉमन है वो ये कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बॉडी किसी भी कम्प्लेक्सिटी लेवल पे हो, लेकिन उसमें जो बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट हमें देखने को मिलेगा वो क्या होगा? हमारा सेल। सेल्स कंबाइन करते हैं तो टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन्स कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करता है तो ऑर्गेनिज्म। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बेसिक हर किसी उस पर देखने को आपको मिलेगी। हाँ, इसका कम्प्लेक्सिटी लेवल डिफरेंट हो सकता है। जिन ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें हम डिवीजन ऑफ लेबर देखते हैं। मतलब हर कोई ऑर्गन अपना पर्टिकुलर काम करता है। हार्ट अपना पर्टिकुलर काम करेगा, लीवर अपना काम करेगा, तो हर एक चीज़ अपने अकॉर्डिंग होती है। बट इतना सब पढ़ने के बाद भी एक फैक्ट नहीं बदलता कि अगर मैं ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की बात करती हूँ, बच्चे देखो, सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज ना, लेकिन जितनी भी चीज़ें आगे बन रही है ना उनमें 4 ही एनिमल टिश्यूज हैं। और वो 4 एनिमल टिश्यूज कौन से हैं? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। आपने 9th में इन सब टिश्यूज के बारे में पढ़ा है। एपिथेलियल टिश्यू जो सारी कवरिंग्स बनाता है, कनेक्टिव टिश्यू जैसे हमारा ब्लड, हमारी बोन्स जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ रही हैं, मस्कुलर टिश्यू जिसमें आप 3 टाइप के मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। देन वी हैव न्यूरल टिश्यू जो हमारा नर्वस सिस्टम फॉर्म करता है। हमने 11th में इन सबको भी डिटेल में पढ़ना है आगे आने वाले चैप्टर्स में। वैसे बच्चे, जब हमने टिश्यू सिस्टम के बारे में प्रॉपर पढ़ लिया ना, तभी हमें एवोल्यूशनरी ट्रेंड के बारे में पता चला, तभी हमें एवोल्यूशन के बारे में पता चला कि कौन सी चीज़ पहले आई थी और कौन सी चीज़ बाद में आई थी। आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर में जब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की, तो आपने मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़नी है। अभी मॉर्फोलॉजी क्या टर्म है आपके लिए? जब भी बच्चे हम एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो बन जाती है हमारी मॉर्फोलॉजी। और जब भी हम किसी के इंटरनल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, हार्ट कितने चैम्बर्स का है, किस तरह से फॉर्म हुआ है, तो वो बन जाएगी उसकी एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी मतलब आप सिर्फ एक्सटर्नली देखेंगे ये चीज़ कैसी है कैसी नहीं, और एनाटॉमी मतलब आप इंटरनली ये चेक करेंगे कि ये चीज़ किस तरह से बनी है। फ्रॉग की आपने इस चैप्टर में दोनों चीज़ें पढ़नी है, मॉर्फोलॉजी भी और एनाटॉमी भी। आई होप जो आपने अभी तक पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। और अब हम आगे आने वाले वीडियो में फ्रॉग के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।